है देयर। इस वीडियो में हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में मेमोराइजेशन और टेबुलेटेड इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है, रिकर्जन वाला जो भी था, रिकर्जन का मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देखे बिना आप इस पे आ रहे हो तो मैं पहले कहूँगी कि भाई वहाँ पे जाओ और आप ये वाली वीडियो देख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो देख के आओगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ये दोनों ही, ये वाली वीडियो ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये वाली वीडियो तो पूरी रिकर्जन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप पहले ये वाली देख के आओ, उसके बाद इस पे आना। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि फ्लो क्या रहने वाला है मेरा। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ये मेमोराइजेशन और टेबुलेटेड इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी लॉजिक अगर आप सोचते हो तो मतलब आप पिछले वाले जो भी आपने से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछता है, सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स बताते हो। ठीक है, फिर वो आपको बोलेंगे कि इसको ऑप्टिमाइज़ करके दिखाओ। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट लॉजिक पे जाते हो। तो ये इसका ना रिकर्जन का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, मेमोराइजेशन और टेबुलेटेड। ठीक है, मेमोराइजेशन में इंटरनली टेबुलेशन वाला ही काम हो रहा होता है, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें हम रिकर्जन को ही यूज़ करके करते हैं, इसे पूरा टेबुलेटेड ही रहता है। तो कैसे करेंगे हम, मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ें आनी चाहिए माइंड में, हम ये करें क्यों। ठीक है, वाई डू वी नीड दिस, तो पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर अब टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें टेबल मतलब मेमोराइजेशन भी मैंने बताया कि इंटरनली टेबुलेशन वाला काम करता है। ठीक है, तो टेबल तो बनानी पड़ेगी, राइट। अब टेबल हम बनाएंगे तो टेबल बिना साइज़ के हम कैसे बना दें। हाँ, साइज़ क्या होने वाला है, मतलब कोई भी 1D ऐड है। टेबल मतलब टेबल क्या होता है, 2D ऐड है। ये टेबल है ना, ये 2D ऐड है। ऐड का कुछ तो साइज़ होगा, ये रो कॉलम कितने होंगे, ये कुछ तो साइज़ होगा इसका, तो क्या होगा, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, साइज़ हम क्या चुने। ठीक है, देन आफ्टर अब हम टेबल, चलो साइज मैंने मान लो कि ये साइज टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसमें m है, टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें n है, तो n क्रॉस m का बन गया। ठीक है, तो लेकिन अब मैंने ये तो सोच लिया, अब लेकिन मैं वैल्यू क्या क्या डालूँ इसमें, कैसे बनाऊँ इसको मैं। ठीक है, वो चीज़ें तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड फ्लो मेरा वो रहने वाला है। जब हम ये सब चीज़ें समझ लेंगे, मतलब लॉजिक पूरा क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, मतलब लॉजिक क्लियर है, उसके बाद हम कोड देखेंगे या फिर कोई एग्जांपल हम उस पर रन करके भी देखेंगे, ड्राई रन। ठीक है, जिससे समझ में आएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम ये पहला जो है वाई डू वी नीड दिस, तो ये जो है ना मेमोराइजेशन और टेबुलेशन, ये मैंने जो ये रिकर्जन का वीडियो है इसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हमें मेमोराइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले ये वीडियो देखो फिर ये समझ में आएगी। बट मैं वैसे भी इन शॉर्ट बता देती हूँ कि रिकर्जन में क्या था कि काफ़ी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होता है ये आप उस वीडियो में देखना। ठीक है, और ऑब्वियसली रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी ओवरहेड फंक्शन की कॉल होती थी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में। तो हमने क्या सोचा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम को आप बार बार सॉल्व कर रहे हो, सेवरल टाइम्स आप सेम प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मतलब हम क्या चाहते थे कि अगर हमने एक बार जैसे इस प्रॉब्लम का, जैसे एक प्रॉब्लम 1 आया, प्रॉब्लम 1 यहाँ भी सॉल्व किया, यही प्रॉब्लम 1 यहाँ भी आ गया, अब बार बार एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यही ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी ना कि जैसे मैंने पहली बार ये प्रॉब्लम इनकाउंटर किया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसका कुछ वैल्यू आया। ठीक है, कुछ वैल्यू आया, मान लो इसको सॉल्व किया, आउटपुट में कुछ वैल्यू आया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको इनकाउंटर करूँगी ना तो मैं इसको सॉल्व करने नहीं लग जाऊँगी, इसको मैं एकदम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये सॉल्व यहाँ पे कर रखा है पहले से इसको। तो मैं चाहूँगी कि मुझे इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व कर रखी है, मुझे उसकी वैल्यू अगर मिल जाती तो मुझे इस प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता, राइट। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो उस वैल्यू को ना हम कहीं स्टोर कर देते हैं। ठीक है, कहीं स्टोर कर देते हैं, और यही स्टोर कहाँ पे करते हैं, यही टेबल में स्टोर करते हैं। तो टेबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पता चला ना, कि नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगी, मतलब ये सब प्रॉब्लम फिर से आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि पहले तो देखेंगे हम टेबल में जाके हमने वैल्यू इसकी, मतलब मान लो कि अब ये पहली बार आया तो मैंने इसको सॉल्व करा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया, ये वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यही प्रॉब्लम आया तो मैं सोचूंगी कि चलो इसको अगर मैंने सॉल्व किया होता तो ये ज़रूर वो टेबल में पड़ी होगी, राइट। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने लगूंगी, मैं पहले जाके देख लूँगी क्या ये टेबल में वैल्यू पड़ी है, अगर पड़ी है तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से उठा लूँगी।
ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब ये सॉल्व है। नेक्स्ट टाइम सेम, जब ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं जाऊँगी टेबल में और ले लूँगी। तो जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करो, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करो, उस टाइम में स्टोर द वैल्यू इन टेबल, ठीक है। एंड देन सेकेंड टाइम या उसके बाद जब भी आए, सेकेंड टाइम इनकाउंटर, थर्ड टाइम इनकाउंटर, कभी भी आए तो फेच द वैल्यू फ्रॉम टेबल ओनली, ठीक है। डोंट गो फॉर सॉल्व करो ही मत उसको, ठीक है, डायरेक्ट ये वैल्यू फेच कर लो, इसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो पहली बात कि हमें इसकी की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में बताया है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी वीडियो या फिर आई बटन में, अब वहाँ पे जाके देखना, मैंने वहाँ अच्छे समझाया है क्यों ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया। और फिर साइज़ क्या है ये मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी साइज़ क्या होना चाहिए तो वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो वाले जो रिकर्जन का कोड लिखा था उसका स्निपेट उठाया। इसमें क्या करते हैं, 2 स्ट्रिंग्स दिए रहते हैं हमारे, n लेंथ का, m लेंथ का, ठीक है। इसमें से हमें कॉमन LCS निकालना रहता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो ये वाला मतलब ये तो सिंपल है कि बेस केस से अगर दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी हो गए तो फिर आप उसका कुछ तो निकलेगा नहीं, लेंथ तो 0 रिटर्न कर दो। अदरवाइज कैरेक्टर्स मैच करो, मैच कर गए तो एक लेंथ में इंक्लूड कर लो, फिर दोनों स्ट्रिंग के लेंथ को डिक्रीज़ कर दो। अदरवाइज़ क्या करो कि फर्स्ट वाले का लेंथ डिक्रीज़ करो, सेकेंड वाले में मतलब कैरेक्टर ढूंढो। सिमिलर फर्स्ट वाले को रिटेन करो और सेकेंड वाले को डिक्रीज़ करके कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करो। ये वाला डिटेल मैंने समझाया है, मैं बार बार कह रही हूँ ना, वीडियो जाके देखो, समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिकर्जन कॉल तो कर रहा है, हम ना रिकर्जन कॉल के साथ एक टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। रिकर्जन कॉल तो हो रहा है, कोड पूरा डिट्टो सेम रहेगा, बस रिकर्जन के साथ एक टेबल भी बनाते चलेंगे, ठीक है। तो टेबल अब किस साइज़ का बनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि जैसे स्ट्रिंग का लेंथ n है और 2 स्ट्रिंग्स हैं, n लेंथ का, m लेंथ का, राइट। और हमें वैल्यू टोटल कहाँ तक जाएगी, स्ट्रिंग मान लो स्ट्रिंग है x, एक स्ट्रिंग है y, ठीक है। इसका लेंथ n है, इसका लेंथ m है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो मैक्सिमम जो है वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम लेंथ हम कहाँ तक कंपेयर करेंगे, इसका n-1th कैरेक्टर x का और y का m-1th कैरेक्टर, दोनों का मैच होगा, राइट। तो ये डिपेंड करती है ना कि आपने रिकर्जन कॉल में हमेशा n को घटाते चले हो, n के लेंथ, x के लेंथ को डिक्रीज़ किया है, y के लेंथ को डिक्रीज़ किया है, तो मतलब n और m ये दोनों वेरिएबल है, इसके वैल्यूज़ जो है ना, इसके वैल्यूज़ चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके वैल्यूज़ चेंज हो रहा है, मतलब इसी के बेसिस पे हमारा टेबल का साइज ये डिटरमिन होगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होती है उसी के बेसिस पे। तो आप ये देखो ना कि इस वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी। ये n और m बेसिकली में क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है, राइट। n और m लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है, राइट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू क्या, मैक्सिमम n हो सकती है और m हो सकती है, यही मैक्सिमम है ना। टोटल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो a b c d, तो ये 4 है, तो LCS 4 लेंथ मैक्सिमम n की 4 जाएगी। आप डिक्रीज करते बेस के सीट करते हो 0 पे, लेकिन मैक्सिमम n की वैल्यू 4 रहती है, राइट। तो हमारे टेबल का साइज, हमारे टेबल में कितनी वैल्यूज, एक एम्प्टी, इससे कितने सबसीक्वेंस बन सकते हैं, सबसीक्वेंस बनेंगे तो एम्प्टी भी तो एक सबसीक्वेंस रहता ही है, राइट। तो टोटल 0 मतलब क्या, 0 मतलब एम्प्टी ही होता है, n0 मतलब एम्प्टी, लेंथ 0 मतलब एम्प्टी, तो इसको भी कंसीडर करना है, राइट। तो 0 से लेके n तक की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास साइज कितना होना चाहिए, n+1, राइट, होनी चाहिए। और सिमिलरली दूसरे स्ट्रिंग के लिए भी 0 से m तक की वैल्यू स्टोर करने के लिए m+1 तक की साइज़ होनी चाहिए। तो ना हम टेबल मान लेते हैं, कोई भी टेबल है, तो टेबल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, n+1 क्रॉस m+1, यही हमारी टेबल की साइज़ होनी चाहिए। क्लियर है। मैंने क्या बोला कि टेबल की साइज़ जो होगी वो टोटली डिपेंड करेगी वेरिएबल पे, जो कि रिकर्जन में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल वैल्यू चेंजिंग इन रिकर्जन कॉल, ठीक है। तो जो भी रिकर्जन में चेंज हो रही होती है उसी के बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं। अब देखते हैं जो वेरिएबल चेंज हो रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ठीक है,
वो डिटरमाइन करेगा कि लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है स्ट्रिंग का, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है लेंथ, वो मैक्सिमम एन की वैल्यू, एन मतलब मान लो फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ है, सेकेंड का एम है, तो मैक्सिमम स्ट्रिंग की वैल्यू यहीं तक जाएगी। तो हम ना ये मैक्सिमम वैल्यू टेबल में स्टोर कर उतने ही साइज़ का बनाएंगे, अल्टीमेटली मेरे को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इतनी साइज़ की बना दूंगी। अब देखो टेबल, तो मैंने हमारा जो फ्लो था कि वाई डू वी नीड दिस, ये हो गया, और व्हाट इज द साइज ऑफ द टेबल, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उतने साइज का बस बना दो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी सोचो और बना दो। अब देखो हम एक टेबल बनाएंगे कैसे। रिकर्जन का पूरा सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, रिकर्जन कॉल के साथ प्लस टेबल बनाएंगे, राइट। तो ना रिकर्जन का कोड सेम रहेगा, टेबल कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो रिकर्जन के कॉल में क्या था कि अगर मैं बेसिक लिखूँ तो चलो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं कि टेबल कैसे बनाएंगे। रिकर्जन कॉल तो हमने देख ही रखा है, टेबल कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग एक्स है, उसकी वैल्यू है AZZTAB मान लेते हैं। वाई की वैल्यू है ZXTXAYB। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू AZZTAB। तो ठीक है, ये मान लेते हैं ये दोनों स्ट्रिंग है और हम बनाएंगे इसका टेबल। तो AGGTAB, ठीक है, और ये GXTXAYB। इसमें क्या होता है ना कि जीरो तो एम्प्टी हो गया आपका, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और जो रो मतलब ये कॉलम जो बढ़ रहा है, ये वाले पूरे लाइन में एक्स एक्सिस पे पूरे स्ट्रिंग ए को रखो, एक्स को रखो, वाई एक्सिस पे जो भी आएगा उस पे रख दो स्ट्रिंग बी को। ठीक है, और ये एम्प्टी के लिए हो गया, और एक इसका भी निकलेगा यहाँ पे एम्प्टी के लिए। ठीक है, ये वाली रो। ठीक है, जीरो से लेके एंड कैरेक्टर तक सबको स्टोर करके रखो, यही करते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये कितना हो गया 0, ये एम्प्टी वाला था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इसका लेंथ है टोटल। तो ऐसा हमारा बनेगा, इसमें ना ऐसा बनेगा। अब देखो टेबल कैसे बनेगा। ये तो एम्प्टी के लिए 0 था, ऐसे बनाओ। ये भी एम्प्टी के लिए, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है कि ये एक्स एक्सिस पे पहले स्ट्रिंग को रख दो, वाई एक्सिस पे दूसरे स्ट्रिंग को रख दो, और ये कोई भी आयत कैरेक्टर मान लो ये कोई भी आयत कैरेक्टर मैंने उठाया, ये वाला। तो आयत कैरेक्टर मतलब क्या कि आई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स पे है आई का। तो स्ट्रिंग एक्स में 0 से आई तक के सारे कैरेक्टर इसमें होंगे, और जिसमें आई 3 है तो 0 से 3 तक के, तो AZZ। ठीक है, 0 तो एम्प्टी हो गया, बाकी कितने बचे 3। ठीक है, 1 2 3। तो मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स, और जे मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाई। तो मतलब आयत कैरेक्टर तक के स्ट्रिंग, अभी आई मतलब कोई भी यहाँ से पर्टिकुलर इंडेक्स रहा, आई तक के सारे कैरेक्टर एक्स में रहेंगे। कोई पर्टिकुलर इंडेक्स जे उठाओ, इधर के मान लो जे है, तो वो स्ट्रिंग वाई, इस जे पूरा स्ट्रिंग वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ठीक है, ये वाई है मान लो। तो कोई भी पर्टिकुलर जेथ इंडेक्स उठाओ तो मतलब उतने लेंथ तक का तुम देख रहे हो बस। ठीक है, जे मतलब जो 4 उठाया, 4 मतलब कि 4 लेंथ तक के देख रहे हो बस, स्ट्रिंग वाई का 4 लेंथ ले लिया। तो ऐसे ही होता है। अब रिकर्जन का अगर कोड याद होगा तो उसमें क्या करते थे, जो भी n जब 0 होता था, या फिर m जब 0 होता था, उस केस में हम 0 रिटर्न करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे n0 और m0 का मतलब क्या, मतलब स्ट्रिंग में कुछ है नहीं, स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो ये वाली केस है, ये 0 मतलब ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्ट्रिंग x को, मतलब स्ट्रिंग x एम्प्टी है। उस केस में हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर 0 था। ठीक है, और ये वाला जो है ये एम्प्टी, ये y एक्सिस पे है। ठीक है, तो y किसको रिप्रेजेंट कर, y।
तो जब x 0 था y या फिर y 0 था तो हमारा आंसर 0 था, तो 0। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा y 0 है, ठीक है। ये एम्प्टी तो y 0 है, इस सबको 0 कर दो, इस सारे केस में हमारा आंसर 0 आने वाला है। और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारा x 0 एम्प्टी है तो ये इसके सारे आंसर में 0 ही आएंगे, ठीक है। और इनिशियली इनिशलाइज करना बाकी सबको -1 से, ठीक है, बाकी सारे -1 रहेंगे, ठीक है। सारे टेबल को -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है, सारे रहेंगे, ये सारे -1 रहेंगे, सारे रहेंगे -1, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ना दो कैरेक्टर्स को मैच करते थे, ठीक है, m-1 n-1, और देखते थे अगर वो दोनों कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो हम ना एक लेंथ इंक्रीज करते थे। तो t ऑफ जैसे x ऑफ n-1 इक्वल्स टू y ऑफ m-1, ओके। और अब ये टेबल में हम वैल्यू कैसे फिल करेंगे, तो जहाँ भी कैरेक्टर मैच हो रहा था वहाँ पे हम एक लेंथ ले लेते थे, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, इसमें अगर बढ़ो तो मतलब ये सारे एम्प्टी ही हैं, तो इसका तो हमने केस सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले फील्ड को देखो, ये वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक कैरेक्टर a, इसका ये कैरेक्टर g। तो स्ट्रिंग x में a है, स्ट्रिंग x में a है, स्ट्रिंग x में a है, x में हमने a लिया है और y में हमने g लिया है। हम दोनों को मैच करेंगे, क्या ये दोनों मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कॉल जाता था, ठीक है, नहीं हो रहा था तो कॉल जाता था, ठीक है। ये हमारा टेबल रहेगा, ठीक है। और x एक्सिस में हमारा रहेगा स्ट्रिंग x मान लो, और y एक्सिस में हमारा रहेगा स्ट्रिंग y, ठीक है, ऐसे। अब टेबल बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। तो x एक्सिस में हम स्ट्रिंग a के सारे कैरेक्टर को बिछा देंगे, y एक्सिस पे सारे स्ट्रिंग b के कैरेक्टर रख देंगे, ठीक है। अब ये वाला मतलब कोई भी पार्टिकुलर कैरेक्टर उठाओ, कोई भी इंडेक्स उठाओ, मान लेते हैं ये, इसको हम रिप्रेजेंट नोटेशन दे देते हैं i, इसको नोटेशन दे देते हैं j ट्रैवर्सल के लिए। तो कोई भी ith कैरेक्टर है इस टेबल का, कोई भी jth कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते इस टेबल का नाम है टेबल, चलो ठीक है। तो टेबल ऑफ i ऑफ j रिप्रेजेंट क्या करेगा, क्या रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग ऑफ x, स्ट्रिंग x टिल i लेंथ, ठीक है। ये स्ट्रिंग x का i, क्योंकि आपने i वाले में जो हमें ट्रैवर्सल की नोटेशन दिया है x एक्सिस, उसमें स्ट्रिंग x को बिछाया हुआ है। j क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ हो गया y में j लेंथ तक, जैसे कोई भी 3 उठाया तो कितने कैरेक्टर आएंगे, g x z, जैसे i मान लो i मेरा है 3, तो इसमें कैरेक्टर कितने आएंगे, लेंथ 3 तक के x के, तो लेंथ 3 तक के x से कितने हो जाएंगे, a g g, ठीक है, a g g हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर j मेरा 3 है तो वो स्ट्रिंग b के 3 तक के कैरेक्टर कौन कौन से होंगे इसमें, g x t, ठीक है। तो ये i j ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना है टेबल को। तो अगर याद होगा रिकर्जन कॉल में इफ़ n 0 था या फिर m 0 था, मतलब एम्प्टी केस था, उस केस में हम रिटर्न 0 करते थे, ठीक है। तो n 0 m 0 का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है, स्ट्रिंग एम्प्टी है, राइट। तो एम्प्टी वाला यहाँ पे ये लेंथ, ये सारे लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बताया ना, 0 मतलब 0 लेंथ, 1 मतलब 1 लेंथ तक का, 2 मतलब 2 लेंथ तक का, 3 मतलब 3 लेंथ तक का, ऐसे ही। तो 0 लेंथ पे सबके आंसर क्या थे, 0 थे, सारे 0 थे। ये वाला बताएगा कि हमारा क्या है, ये वाला बताएगा ये एम्प्टी कौन सा, x पूरा एम्प्टी है इस केस में, ये मतलब एम्प्टी वाला पूरा है कॉलम इसका। और ये वाला बता रहा है कि ये हमारा जो है ना y हमारा एम्प्टी है पूरा, ये बता रहा है। देखो इसमें ये सब केसेस में हमारा 0 आंसर होगा, और बाकी इनिशियलाइज -1 से कर दो टेबल को। इनिशियली टेबल को -1 रखना और फर्स्ट कॉलम को 0 से बाद में चेंज कर देना, ये मतलब बेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और मेन टेबल कैसे फिल करेंगे वो मैं भी बताती हूँ, बाकी सब -1 ही रहेगा, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं, -1 मतलब
इस मतलब आप देखो, सबसे पहले ये बताते हैं कि -1 बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ, ये कोई भी पार्टिकुलर सेल मैंने पकड़ा, इसका मतलब क्या है? तो इसका आयत जेथ देख लो, तो आयत कितना है 3, मतलब x में 3 तक का है, ए जी जी है, और जे 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जे है, जी एक्स टी एक्स ए वाई, यहाँ तक का हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तक केल्सियस को देख रहे हैं। ये वाला जैसे उठाया ना टी ऑफ 3, ये टेबल नाम है, तो टेबल ऑफ 3 6, मतलब 3 6, मतलब x में क्या हो जाएगा, x में हो जाएगा 3 ए जी जी, और y में 6 तक का, तो जी एक्स टी एक्स ए वाई, ठीक है, 6 तक का यही है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। अब हम वैल्यूज़ कैसे स्टोर करेंगे इसमें, वो देखते हैं। तो वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं कि जब कैरेक्टर मैच होता था तो हम एक लेंथ ले लेते थे, और हम लास्ट से ही कैरेक्टर हमने रिकर्जन में स्टार्ट किया था, m-1 और n-1 को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। और कॉल सबसे पहला कॉल गया था mth और nth पे, ठीक है। पहला कॉल लास्ट से ही हमने स्टार्ट किया था मैच करना, तो पहला कॉल जाएगा 6 और 7 पे, सबसे लास्ट से ही हमने मैच करना स्टार्ट किया। तो इसे देखो b और b मिल गया, जब b और b मिलता था तो हम एक ऐड कर देते थे, यहाँ पे हम एक ऐड करते थे, और फिर दोनों का लेंथ डिक्रीज करके हम कॉल कर देते थे। 1 से एक रो, 1 से n को 1 से घटाया, m को भी 1 से घटाया। तो जब एक घटा रहे हो यहाँ पे, मान लो इस पे अभी किस है, अभी आप हो 7 और 6 पे, ठीक है। जब आप 1 से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो सिक्स्थ रो ये है, 5th रो मतलब ये, अब इस पे कॉल चला जाएगा, इस पे कॉल चला जाएगा। तो आप ये वाली मैच करोगे कैरेक्टर, और ये वाली मैच करोगे, राइट। ए और वाई जब इक्वल नहीं था तब कॉल कहाँ जाता था, तब हम n को रखते थे, मान लो कि n को रखते थे और m को एक कम करते थे। पहला कॉल ये होता था, दूसरा कॉल होता था m को रखते थे और n को घटा देते थे, 2 कॉल्स होती थी, राइट। मतलब एक बार रो को घटाया और कॉलम वही है, दूसरी बार कॉलम को घटाया, रो वही है। तो अभी अगर आप इस पे मैच नहीं किया तो एक बार रो को घटाओ, कॉलम वही रखो, तो रो को घटाया, कॉलम वही, तो एक कॉल इस पे आएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब इस पे से 2 कॉल गए थे, अब एक बार में हमने रो को घटा लिया, अब हम कॉलम को घटाएंगे और रो को सेम रखेंगे, कॉलम घटाए रो को सेम रखा, ये वाला आएगा। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसी के बेसिस में नेक्स्ट कॉल डिसाइड होगा, राइट। तो ठीक है, लेकिन हम लेंथ कब इंक्लूड कर रहे हैं, लेंथ वही इंक्लूड करें जब हमारा कैरेक्टर मैच हो रहा है। तो हम देख लेते हैं हमारा बेसिकली कहाँ कहाँ पे ऐड होगा, कॉल होते जाएंगे, और जहाँ जहाँ वैल्यू मैच करेगा, तो देखो ये चलो मैच कहाँ पे हो रहा है, बी ए वाई नहीं मिला, टी ए नहीं मिल, देखो टी का देखो ए का कॉल जब आएगा तो इस वाई से नहीं मिलेगा, ए यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये वाला कॉल इसमें देखो ए और ए मैच करेगा तो एक ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2, ये वाली कॉल में 2 हो जाएगा, फिर ये दोनों रो और कॉलम घटा के यहाँ पे कॉल कर देगा, तो टी एक्स में नहीं मिलेगा। फिर जब यहाँ पे कॉल आएगा, जब टी और टी का कॉल आएगा, ये वाली कॉल जब आएगी, जब ये वाली और ये, तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3, और कहीं मिल रहा है करेक्टर, जब जी का और जी का इसका कॉल आएगा तो 4, इसके बाद अब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 4 मिलेंगे, यहाँ कैरेक्टर इसको मिले। ये सब रिकर्जन कॉल मतलब बिहाइंड में चलता रहेगा, कहीं ना कहीं ये हिट होगा ही, ठीक है। तो जहाँ मैंने बस वही दिखाया जहाँ पे आंसर हमारा मतलब बन रहा है, जहाँ हमारा आंसर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। मैंने 2 क्यों किया कि हर बार हम ऐड करते हैं, कॉल करते हैं और एक 1 ऐड भी करते हैं। तो पहले में 1 था, दूसरा वाले में जब इसको मिला होगा तो पहले इसने ऐड किया होगा, फिर नेक्स्ट कॉल किया होगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, फिर नेक्स्ट कॉल चला होगा, यहाँ पे मिला होगा, इसने 3 ऐड किया होगा, नेक्स्ट कॉल किया होगा, यहाँ पे इसको मिला, इसने 4 ऐड किया और फिर नेक्स्ट कॉल किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन द लास्ट हमें आंसर मिल जाएगा, जो भी मैक्सिमम मतलब आंसर जब निकल के आता है तो फिर हम वही रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसमें वही है। तो मेमोराइजेशन में और कुछ नहीं करना होता कि अब वैल्यू आप कैसे स्टोर करोगे, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए वैल्यू आप तो रिकर्जन कॉल करो, ठीक है। और टेबल बनाने के लिए वैल्यू पहले देख लो, क्या वैल्यू पहले स्टोर्ड है, चेक वैल्यू स्टोर और नॉट। इफ स्टोर्ड है, इसमें 2 केसेस बनेंगे, स्टोर्ड है तो रिटर्न द वैल्यू, रिटर्न टैग कर दो। इफ अगर नहीं है तो सबसे पहले स्टोर द वैल्यू
इन टेबल एंड देन नेक्स्ट कॉल जाएगा, देन नेक्स्ट कॉल। ठीक है, रिकर्जन का कि मैंने क्या बोला कि सबसे पहले कोई भी रिकर्जन कॉल करोगे तो पहले देख लेना क्या मैंने टेबल में इसका वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो वही वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, पहले उस जो भी वैल्यू आएगा उसको पहले ना सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, और उसको उस ऑपरेशन को सॉल्व करो, उस कॉल को रिजॉल्व करो, और रिटर्न करने से पहले, सॉल्व कर लिया, रिटर्न करने से पहले पहले उस वैल्यू को स्टोर कर दो टेबल में, और तब रिटर्न करो और नेक्स्ट कॉल पे जाओ। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो अगर हम कोड इसका देखें, कोड में ये लॉजिक तो समझ में आ गया कैसे टेबल बनाते हैं, हम की चाहिए, हमारा साइज क्या होना चाहिए, हम टेबल कैसे बनाएंगे ये भी देख लिया, कोड देख लेते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। ये था हमारा रिकर्जन का कोड। ठीक है, मेमोराइजेशन में क्या था, मेमोराइजेशन में है रिकर्जन प्लस टेबुलेशन प्लस टेबल। ठीक है, तो हम इसी को चेंज करेंगे बस। टेबल आप इसमें कैसे बनाएंगे रिकर्जन, मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक टेबल का यहाँ पे डिफरेंस ले लो। मान मैं C++ में कोड कर रही तो मैं एक मान लो 2D वेक्टर ही बना ली मैं, तो ये वेक्टर हो गया, ये ना मेन फंक्शन से पास कर देना। ठीक है, मान लेते इसका नाम क्या हो सकता है, चलो DP मान लेते हैं। ठीक है, तो DP ये वाली टेबल है, ये मेन फंक्शन से ये वाला कॉल कर ले, वो मैं बता मेन फंक्शन भी लिख के दिखा दूँगी। मेन फंक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा कि मेन फंक्शन में सबसे पहले इंट मेन करके लिखते ही हो। ठीक है, स्ट्रिंग ले लेना x and y। ठीक है, यूज़र इनपुट ही ले लेना। ठीक है, यूज़र से ही ले लेना इनपुट। वेक्टर ऑफ इंट, इसका DP मैंने नाम दिया है, और साइज़ कितना हो जाएगा, साइज़ टोटल नंबर ऑफ रोज n है, और n+1 मैंने बोला था, तो n+1, और एक ये कॉलम भी यहाँ पे देना होता है। तो कॉलम कितना है हमारा, m नंबर ऑफ कॉलम्स है, m+1 का साइज रहेगा हमारा, और इनिशियलाइज -1। ये सिंटेक्स देख लेना, ये C++ है। ठीक है, ये सिंटेक्स है, बस 2D वेक्टर बना दिया। ठीक है, और फिर ये कॉल कर देना, और इस कॉल फंक्शन कॉल में LCS वाले कॉल में सब चीज़ पास करना, और DP को भी पास कर देना यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे आते हैं, मेन ये है हमारा, ये कॉल कैसे करेंगे मैंने बताया, ऐसे बस यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना, ऐसे ही -1 से साइज n+1। अब ये कॉल कैसे करेंगे, कॉल कर दिया यहाँ पे। अब ये कैसे हम टेबल बनाएंगे, तो मैंने क्या बोला था, अगर वैल्यू मिल गया तो पहले चेक कर लो क्या ये ये तो बेस केस है हमारा, ये बेस केस है। तो अब ये ऑपरेशन रिकर्जन कॉल करने से पहले हम चेक करते हैं कि जिस पे भी कॉल आया है, ठीक है, टेबल का नाम DP है, तो ये वैल्यू है n है m है, इसकी वैल्यू अगर -1 नहीं है, -1 मतलब हमने इस पर वैल्यू कुछ डाल दिया है। ठीक है, अगर ये केस हिट हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे यही वैल्यू, यहीं से DP ऑफ n m। ठीक है, यहीं से रिटर्न कर दिया, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बताया था अगर वैल्यू स्टोर है तो ऑपरेशन करो ही मत, यहीं पर रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इस केस में हम इस केस को हिट किया, मतलब ये वैल्यू मुझे नहीं मिली, तब क्या करूँगी मैं, इसको ना फंक्शन कॉल करूँगी, रिजॉल्व करूँगी। जब ये रिटर्न करते टाइम मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को ना मैं पहले स्टोर कर लूँगी इस टेबल में, n और m है ये, इसमें पहले स्टोर करूँगी, ये इक्वल का साइन है, फिर रिटर्न करूँगी। सेम यहाँ पे भी DP ऑफ n और m इक्वल टू पूरा ये वैल्यू। ठीक है, इवेल्यूट करा, पहले स्टोर किया फिर रिटर्न किया, और कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। यही था हमारा मेमोराइजेशन। ठीक है, कि सबसे पहले तो चेक कर लो DP के मतलब टेबल का रेफरेंस कैसे पास करना है वो मैंने बता दिया। अब पहले हम चेक करेंगे कि कोई भी कॉल आया तो क्या वो हमने उसकी वैल्यू, उस कॉल की मतलब वैल्यू पहले से स्टोर कर रखी है टेबल में, -1 नहीं, मतलब कि हाँ मैंने स्टोर कर रखी है तो मैं वही रिटर्न कर दूँगी। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, मैं इस फंक्शन को इवैल्यूएट करूँगी, जो भी वैल्यू आएगा मैं इसको पहले स्टोर कर लूँगी फिर रिटर्न कर लूँगी, वही करा है मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया इसका मेमोराइजेशन का। अब इसको टेबुलेशन में कैसे करते हैं, तो अगर हम टेबुलेशन पे जाएँ तो उसमें क्या करते हैं कि इसमें अगर आप गौर से देखो तो टेबल में क्या हो रहा है, टेबल में ना अब स्ट्रिंग x के ith कैरेक्टर को स्ट्रिंग y के jth कैरेक्टर को मैच करते हो। ठीक है, मैच हुआ तो लेंथ 1 से इंक्रीज कर देते हो, आंसर सेट। ओके, और बेस केस सारा 0 है। टेबल हमने इनिशियलाइज कैसे करा था वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे है ना कि यहाँ पे जो भी है, जहाँ भी आपको n नज़र आ रहा है तो उस टेबुलेशन में ith कैरेक्टर है वो।
एम जेथ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने डीपी टेबुलेशन वाला कोड लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम अगर समझे तो ये तो बेस केस है, जब आई 0 है और जे 0 उस केस में तो हमारा आंसर 0 होगा, ठीक है। तो हमने 0 से रख दिया, ठीक है। और जब ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर आप मैच कर रहे हो तो वहाँ पे लेंथ को आप एक प्लस करते हो। और ये क्या है कि अब जब n को डिक्रीज करते थे और m दोनों के लेंथ को डिक्रीज करते थे तो मतलब क्या एक रो घटाया और एक कॉलम भी घटाया, ये वाली केस थी। मैंने वो टेबल में बताया था। ये अगर मैं वो टेबल आपको दिखाऊं तो ये टेबल दिखाऊं कि यहाँ पे देखो a और a जैसे जब मिला था तो आपने कॉल कहाँ पे n भी घटाया था, एक m भी घटाया, दोनों के लेंथ डिक्रीज करे थे, मतलब एक रो भी घटाया था, एक कॉलम भी घटाया था, और यहाँ पे आप आ गए थे। तो ये अगर आई जे है, ये अगर आई जे थे ये वाला, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स है i-1 j-1, ठीक है। आप इस पे जो वैल्यू आता है उसी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही है कि ऐसे ही ऐड करते चलते हैं, जब कैरेक्टर मिलता है तो दोनों के लेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो i-1 j-1। अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, मान लेते यहाँ पे नहीं मिला था तो आपने कहाँ पे कॉल लगाया, यहाँ पे मान ले कोई भी पार्टिकुलर यहाँ पे नहीं मिला तो कहाँ पे कॉल जाएगा, ये i है j है, तो पहली बार एक रो को घटाएंगे, दूसरे कॉलम को रिटेन कर, मतलब पहले स्ट्रिंग के लेंथ को घटाएंगे, दूसरे स्ट्रिंग के लेंथ को रिटेन करेंगे। अगर कोई भी पार्टिकुलर इंडेक्स आई जे पे है तो इसका कॉल कहाँ पे जाएगा, इसका कॉल जाता है कि एक स्ट्रिंग को रिटेन करो, दूसरे के लेंथ को घटाओ। तो मान लेते हैं कि अभी मैंने x को रिटेन किया, अब y को घटा दिया, तो y को घटाएंगे तो x t है, x पे थे t पे चले जाएंगे, तो t पे गए, और इसको रिटेन करना है तो j पे ही रहेगा, तो इसका लेंथ यहाँ तक रहना ही चाहिए, मतलब इसी में रहेंगे। इसका x से घटाया तो i-1 और j पे पहुँच गए। सिमिलरली मैं चाहती हूँ इसको घटाऊँ, इसको रिटेन करूँ, इसको रिटेन करूँगी तो मतलब ये मैं यहाँ पे रहूँगी, राइट। तो यहाँ पे i कितना है, यहाँ पे i कितना है, i को मैंने रिटेन कर लिया, राइट। तो यहाँ पे i है, लेकिन j देखो, j एक कम हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने इसका लेंथ एक घटा दिया। तो वही है ना कि इस वाले स्ट्रिंग को, y वाले स्ट्रिंग को रिटेन करा, x वाले के लेंथ को घटा दिया, तो i j-1 पे कॉल गया। इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने ये जो y वाला लेंथ था उसको डिक्रीज कर दिया और x को रिटेन कर लिया, तो i-1 j इन दोनों पे कॉल गया। इन्हीं दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू वही हम लेते हैं, नेक्स्ट कॉल में ऐड करते हैं। तो वही वाला यहाँ पे है, तो वही वाला यहाँ पे जब कैरेक्टर मैच हुआ दोनों के लेंथ को घटाओ और तब ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू पे जाएंगे, उसी में ऐड करेंगे। और जब इक्वल नहीं है तो मैंने ये समझा दिया, ये इंडेक्सेस कैसे बने, ये i-1 है, ये वाला इंडेक्सेस कैसे बना ये मैंने समझाया। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हम इसमें स्टोर करेंगे। इन द लास्ट जो nm पे ही हमारा वैल्यू रहेगी। n मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, कोई भी i j मतलब ये 0 से i तक के स्ट्रिंग है, ये 0 से j तक के स्ट्रिंग है। nm मतलब 0 से n तक के टोटल कैरेक्टर्स हैं, 0 से m तक के टोटल कैरेक्टर्स हैं, और ये इसे ही अल्टीमेट हमें देना है। LCS हमें कितना, LCS स्ट्रिंग x y ऑफ लेंथ n and m यही देना है, तो इसकी वैल्यू हमें n पे ही मिलेगी, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रिकर्जन की जो थी हमारी, रिकर्जन की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं तो रिकर्जन की कितना थी, एक्सपोनेंशियल थी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल थी ये। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन की देखें तो वो एक्सपोनेंशियल थी, ठीक है। लेकिन डीपी कितनी हो जाती है, डीपी कितनी हो जाती है, डीपी की हो जाएगी n क्रॉस m। आप तो खुद ही देख सकते हो, 2 फॉर लूप चले हैं ऑफ साइज n और m, तो n क्रॉस m ही जाएगी। इसकी टाइम कितना इम्प्रूव हो गया, एक्सपोनेंशियल से n क्रॉस m, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है डीपी या फिर मेमोराइजेशन की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो रिवाइंड कर करके देखो, तब समझ में आती है। खुद से टेबल बनाओ, कैसे वैल्यू कैसे जा रही है, वो मैंने टेबल तो अच्छे से मैंने समझा दिया है इसमें, बट वो आप खुद से जब आप फिल करोगे, खुद से वैल्यूज़ कैसे कैसे रिवर्ट हो रही है, मतलब इंडेक्सेस कैसे बनाई है, तो मैंने बता दिया ना। मतलब यहाँ पे हम i-1 j-1 ही क्यों लिख रहा है, ये चीज़ माइंड में आनी चाहिए। यहाँ पे i j-1 हमने ये i j-1 क्यों लिखी, यहाँ पे i-1 j क्यों लिखी, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ये वैल्यू हम क्यों लेते हैं अगर मैच नहीं होता है तो आप जाके वहाँ वो वाली भी देखना, समझना सही से, ये सब खुद से करके देखना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो
till then practice and we will meet in the next video. Okay, and thank you for watching this video. Thank you. Bye bye.